हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्रेशन मेंबर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के कंप्रेशन मेंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देन उस पर अगर किसी भी प्रकार का कंप्रेसिव लोड पड़ता है तब उस स्ट्रक्चर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्रेशन मेंबर होता है क्या है। कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न अवयव। तो ये चैप्टर का नाम है और टॉपिक हम लोग भी कंप्रेशन मेंबर ही डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि ऐसा स्टील जिसमें क्या हो रहा है कि उस पर एक संपीड़न बल वर्क करता है। मान लीजिए संपीड़न बल, यानी कि एक कोई अवयव है तो उस पर अगर क्या करें संपीड़न बल, कंप्रेशन फोर्स काम करता है, तो इस अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। क्लियर। अब कंप्रेशन का तात्पर्य है कि उसको इनसाइड फोर्स किया जाए। अगर ये देखिए, अगर जब हम इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है, टेंसाइल फोर्स कहलाता है। और टेंसाइल फोर्स की वजह से उस मेंबर के लेंथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। और लेंथ में जब इंक्रीमेंट होगा तो और सारे डायमीटर होंगे उसमें क्या होगा, कमी आएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब कंप्रेशन लोड लगाया जाएगा कि ऐसा स्टील का अवयव जिस पर संपीड़न बल वर्क करता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न अवयव कहते हैं। जब संपीड़न बल वर्क लगाया जाएगा, किसी चीज़ को हम इस इनसाइड बल लगाकर उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसके लेंथ में क्या होती है, कमी होती है। और बाकी जो डायमेंशन होंगे उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब अगर ये मेंबर वर्टिकल है, जिस पार्ट से अटैच है वहाँ से अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसे हम जब वर्टिकल होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, वर्टिकल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। लेकिन अगर ये वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, क्या है, इंक्लाइंड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई भी मेंबर इंक्लाइंड है, और देखिए इन दोनों पर क्या होता है, इन दोनों पर कंप्रेसिव फोर्स वर्क करता है। कंप्रेशन मेंबर है ये दोनों, और जब कंप्रेशन मेंबर है तो किस प्रकार का फोर्स वर्क करेगा, कंप्रेशन फोर्स वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो वो स्ट्रट कहलाएगा, और वर्टिकल है तो क्या होगा, वो कॉलम कहलाता है। तो ये स्ट्रट और कॉलम के बारे में आपको समझ में आया होगा डिफरेंट क्या होता है। देन अब इस संपीड़न अवयव में कुछ परिभाषाएं हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या होगा। देखिए जब कोई लोड पड़ेगा, यदि उस संरचना का कोई कंप्रेसिव मेंबर है, संपीड़न अवयव है, उस पर जब संपीड़न बल वर्क करेगा तो उस संरचना में किस किस प्रकार का फेल्योर होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको डिस्कस करते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट आता है बकलिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है बकलिंग, इसका हिंदी नाम क्या है, व्याकुंचन। अब बकलिंग क्या होता है, बकलिंग में क्या होता है कि यदि कि संपीड़न अवयव का जो संपीड़न भार के कारण इसके अक्ष में से क्या होती है, अपने विचलित हो जाती है। अगर एग्जांपल देखा जाए कि इस प्रकार का अगर ये कोई कॉलम है, अगर इस प्रकार का कोई मेंबर है, इसको मेंबर हम कहते हैं, इस प्रकार का कोई मेंबर है और इस पर कोई पी फोर्स लगाया जाए, तो इसका जो अक्ष है ये कन्वर्ट होकर इस प्रकार के अक्ष में हो जाता है। यानी अक्ष से, अपनी ओरिजिनल अक्ष से भटक जाना या विपरीत हो जाना जो कहलाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि आप पॉइंट वाइज लिख भी सकते हैं, डिफिनेशन हम बोलेंगे, आप नोट करते जाइएगा कि बकलिंग क्या कहलाता है कि संपीड़न अवयव का संपीड़न भार के कारण अपनी अक्ष से विचलित हो जाना बकलिंग कहलाता है। यानी कि संपीड़न भार के कारण इस जो संपीड़न अवयव है, संपीड़न अवयव का अपनी अक्ष से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट होगा आपका बकलिंग लेंथ। क्या है, बकलिंग लेंथ। तो बकलिंग लेंथ की डिफिनेशन आप सुन लीजिए क्या होगा कि देखिए अब जब संपीड़न बल के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसके लेंथ में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसका जो लेंथ होगा उसमें भी कुछ प्लस या माइनस होगा। यहाँ पे जब वो टेढ़ा होगा तो उसमें क्या होती है, कमी होती है। यानी बकलिंग लेंथ के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि संपीड़न अवयव का संपीड़न भार के कारण, देखिए संपीड़न अवयव जो मेंबर है ये अवयव, अब संपीड़न मेंबर क्यों है, अभी हमने आपको बताया कि ऐसा मेंबर जिस पर संपीड़न बल वर्क करता है, इस प्रकार के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न
अवयव कहते हैं, कंप्रेसिव मेंबर कहते हैं। अब बकलिंग लेंथ की बात करते हैं, तो बकलिंग लेंथ में क्या होगा कि संपीड़न जो अवयव है इस पर संपीड़न भार के कारण जितनी लंबाई तक ये कहा जाए अपनी जो एक्चुअल लंबाई है, अपनी लंबाई तक अपनी अक्ष के जो कमी आ जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी इसकी बकलिंग लेंथ कहलाती है। क्लियर? समझ में आई बात? ये फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि संपीड़न अवयव का संपीड़न भार के कारण जितनी लंबाई तक अपनी अक्ष से विचलित हो जाती है, जितनी लंबाई तक अपनी अक्ष से विचलित हो जाती है वो क्या कहलाता है, बकलिंग लेंथ कहलाता है। अब देखिए ये कितनी लंबाई तक ये जो विचलित हो जा रहा है ये आपका कहलाएगा बकलिंग लेंथ कहलाता है। क्लियर? और बकलिंग लोड क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, बकलिंग लोड। अब देखिए ये बकलिंग लोड का डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि वह भार जिसके कारण संपीड़न अवयव में बकलिंग होता है, यानी कि एक ऐसा भार। अब देखिए अगर वह मेंबर उस भार को वियर कर लेगा तो उसमें किसी भी प्रकार की बकलिंग नहीं होगी, यानी वो बकलिंग उसमें तभी होगी जब उस अवयव जो अवयव है वह उस भार को सहन ना कर पाता हो। यानी कि बकलिंग लोड क्या कहलाएगा कि एक ऐसा भार जिस पर संपीड़न अवयव जो है, जो कंप्रेसिव मेंबर है, उसमें क्या हो जाए, बकलिंग होना स्टार्ट हो जाए या बकलिंग हो जाए, इस प्रकार के जो लोड होता है उसको क्या कहते हैं, बकलिंग लोड कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नोट कर कि ऊर्ध्वाधर अवयव पर भार के कारण अपनी अक्ष से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अवयव या अवयवों पर भार के कारण अपनी अक्ष से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, हो जाना बकलिंग कहलाता है। क्लियर है? ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा। अब यहाँ से एक और पॉइंट के डिस्कस करते हैं, शॉर्ट मेंबर लघु अवयव क्या है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आएगा कि बकलिंग क्या है, बकलिंग लेंथ क्या है एंड बकलिंग लोड क्या है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं शॉर्ट मेंबर। शॉर्ट मेंबर लघु अवयव। लघु अवयव क्या आता है कि ऐसे संपीड़न अवयव जिनका यहाँ तक कि उनका विफल प्रतिबल स्टील के प्रभाव प्रतिबल के, यानी जो स्टील का प्रभाव प्रतिबल होता है वो क्या होता है, Fy होता है, उसके क्या हो बराबर हो जाने पर भी बकलिंग नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट मेंबर कहते हैं कि एक ऐसा छोटा सा मेंबर जिस पर अगर कंप्रेसिव लोड डाला जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की बकलिंग नहीं होती है और वो बकलिंग कहाँ तक होती है, जो उसका मैक्सिमम Fy होता है। Fy क्या होता है आप पढ़े होंगे, Fy को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। कौन? ठीक, Fy जैसे अगर स्टील की बात करते हैं, अगर स्टील 250 लिखा हुआ है तो इसका जो Fy हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250। क्लियर? अगर Fe 415 लिखा हुआ है तो इसका जो Fy होगा वो क्या होगा, 415। तो इतने तक भी लोड दिए जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की बकलिंग नहीं होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मेंबर को हम लोग शॉर्ट मेंबर कहते हैं। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंड कंडीशन देखते हैं कि इंड कंडीशन, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इंड कंडीशन। और इंड कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंड कंडीशन के आधार पर ही उसकी प्रभावी लंबाई में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख देंगे कि जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है, वास्तविक लेंथ को या लंबाई को हम लोग नोट करके आप लिख लीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वास्तविक लंबाई को हम लोग कैपिटल L से रिफर कर देंगे और जो आपका इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई इसको इंग्लिश में इफेक्टिव लेंथ को हम लोग स्मॉल l से लिखा जा सकता है या L इफेक्टिव इस तरीके से लिखा होता है। तो इनके बीच में ये देखना है कि जब लोड पड़ेगा या कंडीशन जो इंड कंडीशन है कि जब जो कॉलम है या जो स्ट्रट है इसके इंड कंडीशन के आधार पर ही इफेक्टिव लेंथ की गणना की जाती है। तो इंड कंडीशन के आधार पर ये चीज़ देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन बनती है और उसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होंगे ये भी हम आपको बताते हैं। तो इंड कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंड जो
कंडीशन है, इसकी चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दोनों सिरों का हिंज होना या पिन होना। जब यहाँ से पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो सिरे हैं, दोनों सिरे एक दूसरे से क्या है, दोनों सिरों का हिंज और पिन होना। अब देखिए ये कंडीशन दे देता है, ऑब्जेक्टिव में अगर ये दे देगा कि ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, ये 5 कंडीशन होंगी, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं कि यदि बोथ एंड इज हिंज, दोनों सिरे क्या है, हिंज है, तब एल इफेक्टिव का मान क्या होगा, तब एल इफेक्टिव बराबर होता है कैपिटल एल, यानी कि जो उसकी वास्तविक लंबाई होगी वह उसकी प्रभावी लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि दोनों सिरों का क्या हो, आबद्ध हो, यानी कि बोथ एंड क्या हो, फिक्स्ड। सेकंड कंडीशन है कि दोनों सिरों का आबद्ध होना, आबद्ध मतलब फिक्स्ड, लेकिन जब दोनों सिरे आपस में फिक्स्ड होंगे तब एल इफेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो एल इफेक्टिव का मान होता है वो L/2 होता है। क्या होता है, L/2। थर्ड कंडीशन है कि एक सिरा आबद्ध हो और दूसरा क्या हो, हिंज्ड हो, यानी कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज हिंज्ड। एक सिरा आबद्ध हो तथा दूसरा हिंज्ड। तब अब देखिए, अब इस कंडीशन में कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट 4 पॉइंट है कि जब एक सिरा आबद्ध हो और दूसरा क्या हो, हिंज्ड मुक्त हो, ठीक। और एक और कंडीशन बताइए, एक सिरा क्या हो, आबद्ध हो और दूसरा क्या हो, मुक्त हो, यानी कि वन एंड जो है वो क्या हो, फिक्स्ड हो एंड अदर जो एंड है वो क्या है, फ्री है, यानी कि एक सिरा आबद्ध हो तथा दूसरा सिरा क्या हो, मुक्त हो, फ्री हो, तब होता है एल इफेक्टिव बराबर 2L। इस प्रकार की कंडीशन से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम आपको एक सिरा हिंज हो और दूसरा फ्री हो तब भी आपका एल इफेक्टिव बराबर क्या होता है, 2L होता है। और एक कंडीशन दे दे कि एक सिरा क्या हो, फिक्स्ड हो और दूसरा क्या हो, हिंज मुक्त हो, तो वहाँ पर हो जाएगा हिंज मुक्त के लिए एल इफेक्टिव बराबर L/√2। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इफेक्टिव लंबाई क्या है, प्रभावी लंबाई क्या है, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक। तो प्रभावी लंबाई की परिभाषा आप लिख सकते हैं। प्रभावी लंबाई को हम लोग एल इफेक्टिव या स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो यह वह वास्तविक लंबाई है जो संपीड़न अवयव पर संपीड़न बल के कारण अपनी अक्ष से क्या होती है, हट जाती है, जिसकी लंबाई जो जितनी लंबाई में वो अक्ष उसको बल कर देता है, यानी कि बकलिंग के बाद जो उसकी कंडीशन बनती है यह उसकी क्या कहलाती है, प्रभावी लंबाई कहलाती है। तो प्रभावी लंबाई में क्या होगा कि बकलिंग होने के बाद ही उसमें प्रभावी लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और भी जो टॉपिक बचे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, देन उसके बाद मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अगर एंड कंडीशन के आधार पर एल इफेक्टिव प्रभावी लंबाई में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या वैल्यू होती है, वो आप याद करेंगे तो वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।